तो हाल ही में रूस और भारत के बीच एक बहुत बड़ा मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन हुआ है। अब ये सुनने में तो एक आम खबर लगती है ना? लेकिन आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि असल में इसका मतलब क्या है। तो चलिए इस पूरे मामले को एक सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, एक नया मिलिट्री पैक्ट तो हो गया, पर सवाल ये है कि ये आखिर किस बड़ी गहरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। यही सवाल आप समझिए इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो खबर क्या है? बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूस की पार्लियामेंट, जिसे ड्यूमा कहा जाता है, उसने ऑफिशियली रिलोस नाम के एक डिफेंस एग्रीमेंट को हरी झंडी दे दी। और देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। अब इस समझौते को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलना होगा। हमें एक ऐसे वाकये को देखना होगा जिसने भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब भरोसे की एक बहुत बड़ी कमी पैदा कर दी थी। तो हुआ क्या था? देखिए, सोर्स के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमला किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके ठीक बाद अमेरिकी सरकार और वहां की मीडिया ने खुलेआम पाकिस्तान का साइड ले लिया। और फिर जो खुलासा हुआ उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। पता चला कि यह सपोर्ट इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर जहां हमला हुआ था वहां एक सीक्रेट अमेरिकी प्रेजेंस थी। एक पाकिस्तानी अधिकारी का बयान भी सामने आया था जिसमें कहा गया कि फजर की नमाज से पहले उनके ब्रह्मोस ने हमारे एयरबेस तबाह कर दिए थे। इस एक लाइन से ही ऑपरेशन सिंदूर के इम्पैक्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक अकेला बेस इतना सेंसिटिव क्यों हो गया? तो देखिए, सोर्स के हिसाब से अमेरिका के दुनिया भर में 80 से ज्यादा देशों में 750 से भी ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। अब सोचिए, इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क में अगर एक सीक्रेट बेस पर भी हमला हो जाए तो जियोपॉलिटिकल लेवल पर खलबली तो मचेगी ही। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है रूस के काउंटर मूव की। और वो काउंटर मूव है रिलोस समझौता, एक ऐसा पैक्ट जिसे पावर बैलेंस को फिर से ठीक करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये रेलोस आखिर है क्या भला? इसका पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, और आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं लॉजिस्टिक्स के लिए एक दूसरे के बेसिस, पोर्ट्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, तो इससे प्रैक्टिकल लेवल पर होता क्या है? मतलब इस समझौते के बाद दोनों देशों के मिलिट्री को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस और पोर्ट्स का एक्सेस मिल जाता है। वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स के लिए रिफ्यूलिंग हो सकती है, सैनिकों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल सकता है, सप्लाईज और रिपेयर की फैसिलिटीज मिल सकती हैं, और तो और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ऑफिशियली ये एग्रीमेंट एक्टिव वॉर के दौरान इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो फिर इसे इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्यों माना जा रहा है? चलिए इसे अमेरिका पाकिस्तान के उस कथित सीक्रेट अग्रीमेंट से कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ था एक सीक्रेट डील और दूसरी तरफ है रूस और भारत का एक पब्लिक रैटिफाइड अग्रीमेंट जो आपसी भरोसे पर बना है। तो लॉजिक ये कहता है कि जैसे अमेरिका अपने बेस पर हमले के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, वैसे ही अब अगर भारत पर ऐसी कोई बात आती है तो रूस भारत का साथ देगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये समझौता सिर्फ एक काउंटर मूव नहीं है, असल में ये एक हालिया नुकसान को एक बहुत बड़ी जीत में भी बदल देता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये नुकसान क्या था? देखिए, भारत ने कुछ ही समय पहले ताजिकिस्तान में अपना एक बहुत ही की एयरबेस, आइनी एयरबेस का एक्सेस खो दिया था। और ये बेस सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए एक बेहद जरूरी पोस्ट था। लेकिन अब आता है मास्टर स्ट्रोक। रिलोस समझौते ने इस एक नुकसान को एक जबरदस्त जीत में बदल दिया। कैसे? इस समझौते से भारत को सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया समेत रूस के पूरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिल गया है। मतलब एक बेस गया और बदले में सैकड़ों बेसिस का एक्सेस मिल गया। ये एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक विन है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव होगा तो रिएक्शन तो आएगा ही। और अब जो हम देख रहे हैं वो है एक नया नैरेटिव वॉर, एक नई तरह की लड़ाई जिसमें यह समझौता पहले ही जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हलचल मचा चुका है। पुतिन के दौरे से पहले ही क्रेमलिन मतलब रूसी सरकार ने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया था। पहला, 2030 तक ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाना है। दूसरा, S-400 की बची हुई यूनिट्स की डिलीवरी को प्रायोरिटाइज करना है और S-500 पर बात करनी है। तीसरा, एडवांस सुखोई Su-57 फाइटर जेट ऑफर करना है।
और चौथा, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए रूस में सबसे अच्छा माहौल बनाना है। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का एक बयान तो सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा, हमें अपने रिश्तों का एक ऐसा ढांचा बनाने में बहुत सावधान रहना होगा जो किसी भी तीसरे देश के प्रभाव से पूरी तरह आज़ाद हो। मतलब साफ संदेश है, ये पार्टनरशिप किसी भी बाहरी दबाव से फ्री होगी। लेकिन जाहिर है इस पार्टनरशिप से हर कोई खुश नहीं था। पुतिन के दौरे से ठीक पहले एक और दिलचस्प चीज हुई। जर्मनी, फ्रांस और यूके, इन तीनों देशों के एम्बेसडर्स ने मिलकर एक इंडियन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा जिसमें रूस की आलोचना की गई थी। ये एक बहुत ही क्लियर और कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक मैसेज था। तो इस नैरेटिव वॉर का रूस का जवाब क्या था? उन्होंने, जिसे वो बायस्ड वेस्टर्न मीडिया कहते हैं, उसे काउंटर करने के लिए भारत में रशियन टाइम्स का ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया। ये भारत के अंदर ही अपना खुद का नैरेटिव सेट करने की एक सीधी कोशिश है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे पुरानी दोस्ती की परीक्षा हो रही है और नई बन रही हैं, तो क्या दुनिया का पूरा स्ट्रेटेजिक मैप ही फिर से बनाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।